हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसकी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर अपने को यहाँ पर देने हैं। तो पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला जो कथन है वो है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमें परिमेय संख्या का ज्ञान होना चाहिए और वास्तविक संख्या हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको p बटा क्यू के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहाँ पर q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, वो होती है हमारी परिमेय संख्या। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर क्या होती है, जैसे 3/4 है, ठीक है, -7/9 है, ये सारी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? चलो, परिमेय संख्या की बात कर ली हमने, अब हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या हमारी होती है जिसके अंदर परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये दोनों आती हो, संख्या दोनों आती है। ठीक है, उस संख्या को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। मतलब हम यहां पर शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि वास्तविक संख्या जो होती है वो एक तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का होती है, कॉम्बिनेशन होती है। अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन होती है। तो जितनी भी परिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी, जितनी भी अपरिमेय संख्या होगी वो भी हमारी वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या ही कॉम्बिनेशन है हमारा किसका? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होती है। क्लियर है बात? तो अब मुझे एक बात बताइए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है क्या? क्या हर एक हमारी अपरिमेय संख्या जो होती है, हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी और जितनी भी परिमेय संख्या होगी वो सभी हमारी वास्तविक संख्या होगी। तो इसने बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे फर्स्ट के लिए, क्या लिखेंगे? सत्य। ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इसका रीजन भी लिखेंगे, क्योंकि सभी परिमेय और, अभी मैंने आपको बताया अपरिमेय, एक सेकेंड, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या होती है, ही वास्तविक संख्या होती है। अगर संग्रह होती तो ऑब्वियसली बात है अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, चलिए सेकंड है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होती है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो हमारी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा कैसे होती है? इस तरीके की रेखा होती है जिसके ऊपर संख्या निरूपित होती है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। अब देखो, यहां पर प्राकृत संख्या की बात करिए तो सबसे पहली बात प्राकृत संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो यहां मैं लिख लेता हूं प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है हमारी, शुरू होती है कहां से? शुरू होती है 1 से और कहां तक चलती है? अनंत तक। वो होती है हमारी प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगी और अनंत तक चलेगी। उन सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्लियर है? तो ये कह रहा है अपने को कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है ना?
हर एक बिंदु जहाँ पर, जैसे यहाँ पर मान के चलो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ माइनस है, इस तरीके से, ठीक है। तो रूट m के रूप में होता है, और जहाँ m एक प्राकृत संख्या होती है, m जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर रूट में होगा तो देखो √2 जो होगा, √3 जो होगा, √1 जो होगा, ऐसे आगे √4, चलो √4 तो हमारा प्राकृत संख्या हो जाएगा, √4 सॉल्व होकर हमारा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। √4 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, लेकिन √3 तो हमारा √3 रहेगा, √2 हमारा √2 ही रहेगा, √1 हमारा ही। तो ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है अपने को कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, और जहां m जो होता है वो प्राकृत संख्या होती है। जो m होती है, इसके अंदर जो m होती है वो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे ये असत्य कथन है, ये असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए ये √2 है, ठीक है, और √3 है, इनके बीच की बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती है। क्योंकि ये √2 और √3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं आएगी, अनंत संख्याएं होती है, जो कि √m के रूप का नहीं होता है। ठीक है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या है, क्योंकि √2, √3, √1 तो चलो सॉल्व हो जाएगा, √1 का क्या होगा हमारा 1 होगा, लेकिन √2 हुआ, √3 हुआ, इनके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं होगी, अनंत संख्याएं आती हैं, क्योंकि √2, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के बीच में बहुत सारी अनंत संख्याएं होती हैं, जो कि √m के रूप का यहाँ पर ये नहीं होता है, इसलिए ये असत्य कथन है, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, थर्ड पार्ट है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब देखो यहाँ पर वास्तविक संख्या ये रही, मैंने आपको बता दी, और अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ पर इसको देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है हमारी, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक ये वाली वास्तविक संख्या ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है? नहीं। आप कहोगे वास्तविक संख्या के अंदर तो परिमेय संख्या भी आती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जरूरी थोड़ी ना अपरिमेय संख्या हो, प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है, तो ये कथन भी असत्य होगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो वो सही होता, या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो वो सही होता, लेकिन इसने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है, तो ये तो गलत है। या आपको बोलता प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो ये भी गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है, तो ये असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन दे देते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण अपने को देना है जो एक परिमेय संख्या हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि भाई आप मुझे ये बताइए कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के अगर हम वर्ग निकालते हैं, ठीक है, रूट निकालते हैं, तो क्या अपरिमेय, उनके वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? तो देखो धनात्मक पूर्णांक मैं लिखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा √2, तो √2 का तो अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। √3 वर्गमूल निकालता हूँ, 3 का वर्गमूल निकालता हूँ, धनात्मक पूर्णांक है 3, इसका वर्गमूल निकालता हूँ, क्या निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या ही निकलेगा, क्योंकि इसका पॉसिबल नहीं है वर्गमूल निकालना। √4 अगर मैं निकालता हूँ तो √4 का तो पॉसिबल है, √4 का वर्गमूल क्या होगा हमारा, 2 होगा, ठीक है। और 2 हमारा क्या होता है, 2 होता है हमारा परिमेय संख्या। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग
वर्गमूल निकालते तो हर बार अपरिमेय संख्या होगा, कुछ के परिमेय भी होंगे, जैसे कि √9 हुआ, √25 हुआ, ठीक है। और अगर मैं √49 का वर्गमूल निकालता हूँ तो ये सब परिमेय संख्या देगा हमारे को, ये सारे रिजल्ट हमारे को जो देंगे वो परिमेय संख्या देंगे। तो ये कहना हमारा क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। इसका मैंने रीज़न दे दिया आपको, ठीक है। ये परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय, ठीक है। तो हम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भी दे देते हैं, जैसे कि √4 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, जो कि क्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हमने एक रीजन दे दिया कि ऐसा नहीं होता है, और √4 का एक हमने एग्जाम्पल दे दिया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है कि संख्या रेखा पर आप √5 को, √3 को, √2 को, इनको क्या करो, निरूपित करो। तो ये कैसे करते हैं इसको समझते हैं। देखो √5 जो होता है वो क्या होता है, जितने भी हमारे वर्गमूल, जैसे कि √2 हुआ, √3 हुआ, है ना, √4 को छोड़ो, √5 हुआ, √6 हुआ, √7 हुआ, √9 को छोड़ो क्योंकि ये वर्गमूल निकलता है उसका √9 का 3 होता है, ऐसे ही √10 हुआ, इस तरीके के √37 हुआ, √39 हुआ, √38 हुआ, है ना, और भी बहुत सारे। इनके अगर संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास में √5 का, तो इसके लिए मैं एक अप्रोच आपको बता रहा हूँ। क्या अप्रोच बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको निरूपित किसको करना है। तो यहाँ पर निरूपित करना है √5 को। तो देखो √5 को अगर हमें निरूपित करना है तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि √5 जो है वो किसके बीच में आता है, किसके वर्गमूल के बीच में आता है। तो √5 जो आता है वो √4 परफेक्ट वर्गमूल के बीच में, तो √4 और √9 के बीच में आता है। देखो √4 और √9 के बीच में √5 आता है। √4 जो होता है वो किसका होता है, 2 का होता है, और √9 परफेक्ट किसका होता है, 3 का होता है। तो √5 जो आता है वो √4 √9 मतलब 2 और 3 के बीच में आता है। बोलो आता है नहीं आता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें लेना है आपको छोटा वाला नंबर। क्या लेना है, छोटा वाला नंबर, छोटा लेना है, छोटा वाला नंबर लेना है। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, तो छोटा वाला नंबर आपको क्या करना है, लेना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना मैं जो समझा रहा हूं। छोटा वाला नंबर लेना है, तो छोटा वाला नंबर आपने ले लिया 2। इस 2 को हमें क्या बनाना है, इस 2 को हमें बेस बनाना है, आधार बनाना है। तो छोटा वाला नंबर लो और उसे आधार बना दो। पहला काम हमें यही करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। तो किस तरीके से संख्या रेखा बनेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ, बिना स्केल के बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक आपने संख्या रेखा बना दी मान के चलिए, और यहाँ पर मैंने कर दिया 0। और देखो आपको स्केल लेनी है और स्केल से आपको यूनिट लेनी है ना। एक यूनिट जो होती है वो लेनी है आपको, इकाई जिसे हम कहते हैं। तो इकाई के अकॉर्डिंग लेना है, आपकी स्केल रखनी है। तो आप मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 इकाई ले रहे हो, मान के चलिए। ठीक है, 1 इकाई जो है वो आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो। ठीक है, तो 1 इकाई अगर 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 इकाई हो गई। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आ गया, मतलब 0 1 आ गया। और फिर एक और इकाई यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आपने ले लिया, मान के चलो 1 इकाई 1 सेंटीमीटर लिया, तो इस तरीके से। तो देखो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 2 इकाई हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 2 इकाई हो गई। क्लियर है बात। चलो, तो पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, छोटा वाला नंबर लेना है। तो पहले √5 का हमने देखा, तो √4 और √9 के बीच में आ रहा है। √4 2 होता है और वर्गमूल 9 का कितना होता है, 3 होता है। तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है। तो छोटे वाले नंबर को ले
और उसको क्या बना दो, आधार बना दो। तो आधार मैंने बना दिया। तो यहाँ पर देखो 0 से लेके 2 तक ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 से लेके 2 तक हमारा क्या बन जाएगा, ये आधार बन गया। अब यहाँ 2 पे हमें क्या करना है, 1 इकाई, आपने क्या लिया, 1 इकाई 1 सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बना देंगे। मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर आपने लिया था, तो 1 सेंटीमीटर आपका ये 1 यूनिट बन गया, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। और फिर क्या करना है हमें, फिर हमें इसको ज्वाइन कर देना, इसको आप मैच कर दो, ये ज्वाइन कर दो, आप इसको मिला दो इसको। ठीक है, और इसको आप नाम दे दो कि यार ये वाला जो पॉइंट था ये तो बी था, और इस वाले पॉइंट को आप ओ नाम दे दो, और इस वाले पॉइंट को आप सी नाम दे दो। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बात, ए नाम दे दो, चलो इसको ए नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो। अब देखो, आपने एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय होती है एक। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, ये कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कर्ण का स्क्वायर देखूँ तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, हमारा ओ ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक आपका क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसे हम कहते हैं। तो यह समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण अगर त्रिभुज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो हमने लगा दी। तो देखो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है यहाँ पर, ओ ए, तो मैंने यहाँ लगा दिया ओ ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू आधार, आधार क्या हुआ, तो देखो आधार यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओ से लेके बी तक, तो मैं लिख लेता हूँ ओ बी का स्क्वायर। और लंब क्या है, लंब है हमारा ए बी, ये लंब होता है, तो लंब होगा हमारा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ओ ए क्या है हमारा, तो ओ ए का स्क्वायर करूँगा तो ओ ए का स्क्वायर ही रहेगा। ओ बी का स्क्वायर देखो तो ओ बी कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना है, 2 इकाई है, 2 यूनिट है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 का स्क्वायर। और ए बी कितना है, ए बी है हमारा 1 यूनिट, तो यहाँ लिखूँगा 1 का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 1 का स्क्वायर हमारा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो ओ ए का स्क्वायर हमारा 5 आ रहा है, तो ओ ए कितनी आ जाएगी, इस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ये √5 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो √5 आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि यार ये जो ओ ए निकला हमारा, ये कितना निकला हमारा, √5 निकला। क्लियर है बात, चलो अब ये √5 निकल गया। अब आप सोचिए कि अगर मैं अपने प्रकार को इस पॉइंट पे रखता हूँ, ओ पॉइंट पे, और उसको मैं खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, है ना, और खोलता हूँ ए तक, तो मान के चलिए कि ए तक मैंने अगर खोला तो ए तक क्या हो गई, वो एक तरह से त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो वो कितना है, ओ से लेके ए तक √5 है। अब मैं उसका चाप काटता हूँ, मान के चलो ए पे रखा और ए से मैं उसको चाप काटता हूँ, तो उसका चाप कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। मान के चलिए इस तरीके से मैंने काटा, तो उसका चाप कहाँ पर आ रहा है, उसका चाप यहाँ पर आ रहा है। तो ये नंबर लाइन पे जो हमारी संख्या रेखा है, जहाँ पर वो कट करेगा वो नंबर क्या होगा, हमारा √5 होगा। क्लियर है, क्यों √5 होगा ये, क्योंकि देखो √5 का ही तो लिया हमने चाप, रूट ओ से लेके ए तक क्या है, √5 है, और √5 से है तो हमने इसको काट दिया। तो ये यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तो होगा, वही तो होगी, त्रिज्या ही तो होगी। ओ से लेके इस पॉइंट के जहाँ पे कट किया, इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है। तो ओ से लेके सी तक या ओ से लेके ए तक ये त्रिज्या ही तो है, बराबर ही तो है। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन पे ये जो संख्या रेखा थी, यहाँ पर हमें निरूपित करना था, तो यहाँ पर निरूपित होगा ये √5। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना होता है। अब मान के चलिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कि सर अगर मेरे पास में √5 की जगह √7 आता तो उसके लिए क्या करता। तो √5 की जगह अगर √7 आता, मान के चलिए ये √7 आ गया, हालांकि अभी हम अगले क्वेश्चन में करेंगे वो चीज़। तो अगर मान के चलिए कि √7 अगर आता, तो देखो पहली बात तो आपको ये देखना है कि √7 है वो किसके बीच में आएगा, परफेक्ट, वो आएगा √4 और √9 के बीच में, पहली बात। ठीक है, तो √4 क्या होता है, 2 होता है, और √9 कितना होता है, 3। तो पहली बात तो √7 जो आएगा वो √4 और √9 के बीच में। तो यहाँ पर आधार हमें क्या लेना होगा, आधार लेना होगा छोटा वाला नंबर 2, तो 2 ही लेंगे। तो 2 जब हम लेंगे तो ये जो इसका ये बनेगा, ये स्पाइरल है ना, ये बनेगा, तो ये कितना बनेगा, √5, इसको बोलते हैं सर्पिल।
तो यहाँ पर √5 बनेगा, सबसे पहला तो √5 बनेगा। अब उसके बाद में फिर √5 के बाद में 1 यूनिट और बढ़ाऊंगा तो फिर √6 बनेगा, फिर 1 यूनिट और बढ़ाऊंगा फिर √7 बनेगा। इस तरीके मेरे को यहाँ पर यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, इकाई बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, अगर मान के चलिए कि √7 अगर मुझे बनाना होता तो √7 के लिए मेरे को क्या करना होता है, यहाँ पर मैं अपना क्या रखता, मेरे अपना वो क्या होता है चांदा, तो चांदे को मैं यहाँ पे रखता और चांद का देखता 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, 90 डिग्री कहाँ आता है। तो देखो ओ ए पे ए पॉइंट पे आप चांदे को रखना और 90 डिग्री देखना 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। तो मान के चलिए कि 90 डिग्री आपका ऐसे बन रहा है यू। तो आपको क्या लेनी है, 1 यूनिट ही लेनी है, ध्यान रखना। 1 यूनिट लेने के बाद में इसको आपको मैच कर देना, ठीक है। तो ये जो बनेगी अपनी लाइन, ये बनेगी √6। कितनी बनेगी, √6। अब इससे अब √6 तो हमें करना नहीं था, हमें तो √7 करना था। चलो √7 करना था तो ये √6 बन गई। फिर मेरे को यहाँ से वापस से क्या रखना है, इस पे इसको नाम दे दो आप, ये a था, ठीक है, इसको नाम दे दो मान के चलो m, नाम दे दिया m, तो OM बन गई हमारी √6। अभी और एक और लूँगा मैं, है ना, यहाँ पे अपना क्या रखूँगा, चांदा रखूँगा और यहाँ से देखूँगा 90 डिग्री कहाँ आ रहा है। तो मान के चलिए कि 90 डिग्री इस तरीके से आ रहा है। तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये बनाएगा आपकी बार √7। अब √7 बन गया। अब इसको मैंने नाम दे दिया n। अब ON पे मैं क्या रखूँगा, अपना प्रकार रखूँगा, O पे प्रकार रखूँगा और n तक खोलूँगा और उसके बाद में फिर मैं यहाँ से क्या काटूँगा, चाप काटूँगा। तो मान के चलिए कि आपका चाप यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये होगा हमारा √7। इस तरीके से हमारे को क्या बनाना होता है, सर्पिलाकार बनाना होता है इसका, ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्वेश्चन 4 वो ऐसा ही है कि आपको क्या करना है, एक क्रियाकलाप है कक्षा के लिए वर्गमूल सर्पिल की रचना आपको यहाँ पर करनी है। जैसा आपको ये दिया हुआ है तो देखो ये यहाँ पर √2 फिर √3 फिर √4 फिर √5, तो इस तरीके से यहाँ पर सर्पिल बनेगा। तो कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि वर्गमूल सर्पिल की रचना आपने को करनी है। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन OP खींचिए। एकक लंबाई वाले OP पर लंब रेखाखंड P1 P2 आपको खींचना है और इस तरीके से आपका ये बनता रहेगा। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो देखो मान के चलिए कि आपको सबसे पहले √2 बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या बनेगा, √2 बनेगा। तो मैं मान के चलिए कि पहले आपको अगर √2 बनाना है तो √2 के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था √5, है ना। ऐसे यहाँ पर अगर मेरे को √2 बनाना है तो √2 के लिए मैं क्या करूँगा, √2 के लिए मैं करूँगा कि मेरा ये √2 किसके बीच में आता है। तो आप कहोगे सर देखो √2 जो आता है वो √1 और √4 के बीच में आता है। बोलो आता है, क्योंकि √1 का स्क्वायर रूट होगा हमारा, वर्गमूल जो होगा वो 1 होगा और वर्गमूल जो होगा 4 का वो कितना होगा हमारा, 2 होगा। तो √2 जो होता है वो √1 और √4 के बीच में आता है, ठीक है। तो छोटा वाला हमें लेना है, छोटा वाला क्या आएगा, 1। तो 1 क्या बनेगा हमारा, आधार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये मैं संख्या रेखा बनाऊंगा। तो संख्या रेखा बना लेते हैं अपन, मान के चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे ही ये संख्या रेखा मैंने बना दी। अब मेरे को आधार बनाना है 1, तो मान के चलिए कि मेरा 0 यहाँ पर है। तो एक एक यूनिट लेके मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर ले लेता हूँ। तो मेरा मान के चलिए कि 1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और फिर 2 यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से। लेकिन मेरा तो आधार 1 ही लेना है, तो आधार मेरा क्या होगा, आधार सिर्फ 0 से लेके 1 तक यहाँ तक ही होगा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से मेरे को 1 यूनिट ये बनानी है, 1 इकाई मेरे को ये बनानी है और मैं इसको क्या कर दूंगा, मैच कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा ये मान के चलिए कि ये अपना बना कोई M और इसको मैंने नाम दे दिया A। तो OA से मैं अगर आर्क काटूंगा, यहाँ पे चाप काटूंगा, तो मेरा सबसे पहले क्या बन के आएगा, मेरा बन के आएगा √2। क्योंकि देखो ये 1 है इकाई और ये 1 इकाई है, तो ये क्या बनेगी हमारी, √2 बनेगी। आधार स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा के कर सकते हो। तो 1 + 1 √2 बन जाएगा हमारा, ठीक है, 2 और वो उधर जाके √2 हो जाएगा। क्लियर है, चलो ये √2 हो गया। √2 के बाद में फिर क्या बनेगा हमारा, √3 बनेगा। √3 कैसे बनेगा, फिर हम यहाँ पर OA के ऊपर हम अपना क्या रखेंगे, चांदा रखेंगे, A पे चांदा रखेंगे और देखेंगे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। तो मान के चलिए कि A पे आपने चांदा रखा और 90 डिग्री देखा, तो 90 डिग्री इस तरीके से बन रहा है यहाँ पर। तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, इसको मिला दूंगा, तो ये अब की बार क्या बनेगा, √3 बनेगा। ऐसे ही फिर मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट मान के चलिए कि मेरा आ गया है N, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और चांदा रखूँगा, N पे चांदा रखूँगा और 90 डिग्री देखूँगा और 1 यूनिट देखूँगा। 1 यूनिट देखा, 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, 1 यूनिट यहाँ आ रहा है।
फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब की बार हमारी जो ये लाइन बनी है ये कितनी बनेगी, √4 बनेगी। फिर मैंने इसको नाम दे दिया, मान के चलिए P दे दिया। P के बाद में फिर मैं और यहाँ पर क्या रखूँगा, अपना चांदा रखूँगा। ठीक है, यहाँ पर अपना चांदा रखूँगा और 90 डिग्री देखूँगा तो 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा, तो 1 यूनिट तक मैं खींच दूंगा और 1 यूनिट के बाद में इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। सही ढंग से ज्वाइन नहीं हुई है मेरी, इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये अब की बार क्या बनेगा, √5 बनेगा। इस तरीके से ये बनता जाएगा और ये सर्पिला आकार, वर्ग सर्पिल की रचना यहाँ पर हो जाएगी। इस तरीके से सर्पिल की रचना यहाँ पर हो सकती है। क्लियर है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी होता है। अब जैसे कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मेरे को मान के चले कि √37 को निरूपित करना है, मेरे को 37 को निरूपित करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो देखो, अब देखो √37 के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसके बीच में आएगा, किस वर्गमूल के बीच में आएगा। तो √37 जो आता है वो आता है √36। देखो आपको परफेक्ट लेने जिसका वर्गमूल निकलता है ढंग से, तो उसके बीच में आना चाहिए √37। तो √36 और √36 के बाद में आता है 7 √49। ठीक है, तो √36 होता है 6 का और √49 जो √49 वर्गमूल 49 जो होता है वो 7 का होता है। ठीक है, तो √37 जो है वो इनके बीच में आता है। तो यहाँ पर छोटा वाला नंबर लेना है 6। तो ये 6 क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा आधार। बस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमने क्या बना दी, एक संख्या रेखा बना दी और यहाँ पर मैंने रख दिया 0। अब देखो 6 आधार बनेगा, तो मान के चलिए कि एक एक इकाई 1-1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और ऐसे ही मेरी आगे तक जा रही है मान के चलो। तो अब देखो 6, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्या होगी, ये आधार होगी 6 इकाई। ये हमारा क्या होगा, आधार बनेगा आपकी बार। तो आधार कितना बड़ा बन गया हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये O है और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि यार ये हमारा क्या है, B है। मान के चलिए इसको B नाम दे दिया मैंने। अब देखो हमेशा यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बताया था हमेशा यहाँ पर 1 इकाई खेलना है। तो 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई 1 सेंटीमीटर लिया था, तो 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। इसको, इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दो और इसको आप क्या कर दो, ऐसे मैच कर दो। ये मैच कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा कर्ण बन गया और ये 1 इकाई हो गई। इसको नाम दे दो आप M। ठीक है, तो अब देखो ये 6, तो ये √36 हमारा था, ये 6 था, तो यहाँ पे तो √36 है। ये जो बनी ये 1 इकाई बन गई हमारी, तो ये कितना हो गया हमारा, √37। क्लियर है बात, आपको क्या करना था, √37 ही करना था। तो ये √37, तो OM का चाप ले, प्रकार को खोलो OM तक और फिर उसके बाद में चाप काटो। तो वो चाप आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसको बोलोगे आप ये √37। मान के चलिए कि √37 नहीं करना था, √38 करना था। तो पहले √37 बनाओ। √37 बनाने के बाद में यहाँ पर आप 1 यूनिट, 1 इकाई रहनी है और 90 डिग्री रहना चाहिए। आपको यहाँ पर क्या रखना है, चांदा रखना है और 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री कहाँ पर हो रहा है, तो 90 डिग्री यहाँ पर हो रहा है। 1 इकाई लो और 1 इकाई लेने के बाद में आप इसको यहाँ पर ज्वाइन करो। ये ज्वाइन कर दिया और उसके बाद में ये जो लाइन है O से लेके मान के चलिए ये N आया, तो ON ये हमारी क्या है, √38 है। अब इसका जब आप चाप काटोगे, मान के चलो आप अपना यहाँ पर प्रकार रखोगे और ON तक खींचोगे, उसको ON तक आप उसको ओपन करोगे। तो ON से आप जब चाप काटोगे तो मान के चलिए आपका चाप यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा वो √38 होगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।